नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हम में। तो सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से जो है मैं 2-3 दिन क्लासेस नहीं ले पाया। आपको भी अभी महसूस हो रहा होगा आवाज़ से भी सर की तबीयत ख़राब थी, है ना। चलो, क्योंकि आपको भी पता है यार क्लासेस वगैरह होती रहती है और शाम को जाके गला काफ़ी दर्द होने लग जाता है, तो इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाया। चलो, वो बातें बाद में होती रहेगी। मुझे पता है आप मेरे सभी साथी हो, तो इस चीज़ से आप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, है ना। तो अभी जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश मात्र एक ही क्लास में खलास होगा, है ना। तो सर एक ही क्लास में खलास का मतलब सर पूरा का पूरा एक क्लास में, ज़्यादा लंबी भी नहीं जाएगी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रही वीडियो, सारी बातें करेंगे इसके अंदर और महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो सारी आ जाएगी। गुर्जर प्रतिहार वंश में दोस्तों क्या क्या खास बातें हैं जिनसे प्रश्न सिलेक्टेड चीज़ें बताऊंगा, वही चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, बहुत कम जगह पर बहुत ही कम पढ़ाया जाता है दोस्तों। मैं आपको बता जाता हूं, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब आना चाहिए आपको। वीडियो पूरी देखनी है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिस भाई बंधु नया चैनल पे जुड़ रहा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, गुजरातरा प्रदेश में शासन करने के कारण, या कह सकते हो गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण क्या कहलाए सर? गुर्जर कहलाए। क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। बात समझ में आई? यानी कि सर गुजरातरा प्रदेश यानी कि गुजरात का जो क्षेत्र दोस्तों, गुजरातरा प्रदेश गुर्जर कहलाए दोस्तों। उस प्रदेश में निवास करने के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशियन द्वितीय के, किसके दोस्तों? पुलकेशियन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलता है। कौन से? एहोल अभिलेख से मिलता है। तो यहां पर दोस्तों सबसे प्रथम बात हमें पता चला गुर्जर शब्द के बारे में। तो गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण दोस्तों ये क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। और गुर्जर के दोस्तों शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो पुलकेशियन सेकंड कर रहा है दोस्तों। किस अभिलेख में कर रहा है? एहोल अभिलेख में कर रहा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट मैं कह सकता हूं दोस्तों, आप कहोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा सर? प्रतिहार का क्या आएगा? तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं, भारत पर होने वाले अरबी आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला करके, क्या करके दोस्तों? मुकाबला करके रोका। यानी कि सर किनको रोका? सर अरबी आक्रमण को रोका। और अरबी आक्रमण को रोका दोस्तों भारत के लिए, ये किसके लिए दोस्तों? भारत के लिए एक द्वारपाल के भांति खड़े रहे। क्या कह रहे? खड़े रहे दोस्तों, एक द्वारपाल की तरह अडिग रहे। और द्वारपाल दोस्तों यानी कि इनके शब्द को कह सकते हैं प्रतिहार। क्या कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ? प्रतिहार। या कह लो दोस्तों प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल या द्वारपाल की तरह भांति काम करने के कारण, भारत पर अरबी आक्रमणकारियों को रोकने के कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा गया? प्रतिहार कहा गया दोस्तों, यानी कि जिन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहां पे मैं बता देता हूं दोस्तों आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है। फिर आते हैं दोस्तों उत्पत्ति के सिद्धांत। आपको पता चला गुर्जर प्रतिहार शब्द के बारे में भी, गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण सर इन्हें क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। और गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम अभिलेख जो है उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? एहोल अभिलेख में मिलता है मेरे साथियों, याद रखिएगा। और नेक्स्ट भारत पर होने वाले अरबी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करके उन्हें रोका। और रोकने के कारण दोस्तों एक द्वारपाल की भांति उन्होंने काम किया, यानी कि सर उन्हें नाम क्या मिला? प्रतिहार मिला मेरे साथियों। क्या मिला? प्रतिहार मिला। बात समझ में आ गई क्या? अब पढ़ेंगे दोस्तों इनके उत्पत्ति के सिद्धांत। फटक से 2 चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। शाबाश।
अब आती है दोस्तों उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा। हर एक वंशज के अंदर आप पढ़ते हो भी सर उत्पत्ति बताई जाती है, कोई कैसे ही बता रहा है उनकी उत्पत्ति, उनके क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण बता रहा है, कोई कैसे ही बता रहा है, कोई विदेशी बता रहा है। कुछ इस तरीके से ही दोस्तों प्रतिहारों के बारे में भी वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों? प्रतिहारों के बारे में वर्णन किया गया, और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम का एक प्रश्न दोस्तों इसी बोर्ड पे बेस से छपने वाला है, ध्यान रखना, है ना। तो 1 नंबर तो है, आज हमने सर घंटे 1.5 घंटे की क्लास के अंदर जो है वो पूरा करने वाले हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ आपको उत्पत्ति के सिद्धांत। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा सभी विद्यार्थी। किसके सिद्धांत? उत्पत्ति के सिद्धांत दोस्तों। अब उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहले मैं बता देता हूं कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे क्या क्या कहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहूं, यहां पर सबसे पहले आता है दोस्तों चंद्रप्रदायी का, चंद्रप्रदायी। अब चंद्रप्रदायी दोस्तों सभी को पता है सर ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी। तो आप लिख सकते हो दोस्तों इसको, क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी। सर इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी, उस ग्रंथ का नाम आपको पढ़ना है दोस्तों। उस ग्रंथ का नाम क्या आएगा, है ना। तो घबराना किसी भी बात से नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज को मैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रंथ आता है, उसका नाम आता है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम आता है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पूरा किया दोस्तों जल्लण द्वारा पूरा किया गया। जल्लण दोस्तों कौन है? ये दोस्तों चंद्रप्रदायी का दत्तक पुत्र है। जो पृथ्वीराज लिखा किसने? सर चंद्रप्रदायी ने। पूरा किसने किया? जल्लण ने। पृथ्वीराज रासो दोस्तों एक पिंगल शैली का ग्रंथ है। कौन सी शैली का ग्रंथ है दोस्तों? पिंगल शैली। क्योंकि दोस्तों पिंगल शैली की रचना जो है वो कौन करते हैं? भाट। और चंद्रप्रदायी ये क्या था सर? भाट था। तो सर उसने पिंगल शैली के में सर पृथ्वीराज रासो की रचना की, और इसके अंदर दोस्तों एक सिद्धांत दिया उसने। और सिद्धांत में दोस्तों किसका सिद्धांत बताया? उत्पत्ति का। और किसका? प्रतिहारों की उत्पत्ति का दोस्तों। तो इसके अंदर जो है एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों क्या? अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है साथियों? याद रखिएगा, अग्निकुंड सिद्धांत है। और अग्निकुंड सिद्धांत में मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ था। अभी एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था विशिष्ट ऋषि मुनि, है ना। तो इनके द्वारा यज्ञ किया गया। आप कह सकते हो दोस्तों ऋषि मुनि विशिष्ट द्वारा यज्ञ से 4 राजपूत वंशों को जन्म दिया गया। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब दोस्तों वो उत्पत्ति कैसी है देखिएगा। तो सबसे पहले अगर 1 नंबर पे लिया जाए तो दोस्तों प्रतिहार, नंबर 2 पे दोस्तों परमार, और नंबर 3 पे दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर चालुक्य, जिसे सोलंकी कहते हो आप, सोलंकी चालुक्य। और नंबर 4 पे आता है दोस्तों चौहान। मैं इसकी कहानी बताता हूँ थोड़ी सी आपको। क्या रहती है दोस्तों कहानी? कुछ इस तरीके से है भी पृथ्वीराज जो रासो लिखा गया है किसका? चंद्रप्रदायी किसका दरबारी था दोस्तों? चौहानों का। अब ये बंदा कह रहा है सर एक विशिष्ट मुनि नामक राजा था, ऋषि था। उसने क्या किया? वो यज्ञ किया करता था आबू पर्वत पर। कहाँ पर किया करता था? आबू पर्वत, सिरोही में किया करता था, जो वर्तमान में आता है दोस्तों। तो वहां पे क्या होता भी सर, राक्षस वगैरह आके ना उनके यज्ञ को क्या कर देते? दूषित कर देते, खराब कर देते सर। अब वो बेचारा परेशान हो गया। उसने यज्ञ से क्या है 4 राजपूत वंशों को जो है कंटिन्यू जन्म दिया था। सबसे पहले सर उन्होंने उत्पत्ति की, प्रतिहारों की भी कहा जाता है। चंद्रप्रदायी के ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहा जाता है जो विशिष्ट मुनि ने प्रतिहारों को जन्म दिया, उत्पत्ति की उनकी, तो वो जो है उन राक्षसों से नहीं लड़ पाए और लड़ते हुए मुकाबले में मारे गए। उसके बाद में आया दोस्तों परमार भी सर उनके सामने नहीं टिक पाए। फिर आए सर चालुक्य भी नहीं टिक पाए। और टिके कौन? चौहान टिके। तो आपको पता है सर जिसकी खाएगा बाजरी उसकी भरेगा हाजरी। अरे स्वाभाविक सी बात है ना। आप दोस्तों अपने घर में खाना खा रहे हो तो आप घर वालों के खिलाफ थोड़ी ना बोल सकते हो, क्योंकि आपको वहां से खाना मिल रहा है, वरना निकाल देंगे घर से बाहर, है ना। वही वाली बात है। तो चंद्रप्रदायी जो है वो चौहानों के शासक का दरबारी था, तो वो चौहानों की क्या करेगा? प्रशंसा करेगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों चंद्रप्रदायी के अग्निकुंड सिद्धांत में दोस्तों प्रथम नंबर पर जो आता है वो दोस्तों आप जो पढ़ रहे हो प्रतिहार आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? प्रतिहार आते हैं। नंबर 2 पे यहां पर जो है उत्पत्ति का सिद्धांत बताया जाता है, वो बताया जाता है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। पूरा नाम लिखिएगा आप, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है? इनकी उत्पत्ति
विदेशी जाति खजर से हुई है, खजर से हुई है। तो ये कौन बता रहा है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड बता रहा है। इनकी उत्पत्ति जो एक विदेशी जाति है दोस्तों खजर, उससे मानी गई है। क्लियर है क्या? तो यहां तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। दो सिद्धांत मैं यहां पे लिख चुका हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, जल्दी से लिख लीजिए रे। शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में बात क्या आती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब एक हवेनसांग का नाम आपने सुना होगा, चीनी यात्री हवेनसांग, है ना। हवेनचांग चुंग, अब आपको पता है चीनी वालों के नाम में चय तो आएगा ही, है ना। हवेनचांग, हवेनसांग, हवेनसांग को अलग अलग अध्यापक अलग अलग नाम बोलते हैं, अलग अलग किताबें अलग अलग नाम बोलती है, लिखने में अलग है, लेकिन उसका नेम था सही वेनचांग, है ना। तो वेनचांग बोला जाता था उसको, लेकिन सर उसका नाम था क्या? वेनसांग अपने बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। तो नंबर 3 पे अपने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हवेनसांग क्या कहता है। और सर उसके साथ में एक इतिहासकार अपने रोहिड़ा सिरोही के निवासी दोस्तों, जिनका नाम मिलता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा नाम मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की रचना की, जिसमें 46 लिपियां, साहित्य में मैंने पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। वहां से आप पढ़ सकते हो दोस्तों साहित्य भी। एक एक वीडियो को छान मारिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं। मैंने कोई कुछ छुपाया नहीं है ना अपने पास रखा है दोस्तों, सिर्फ आपको जो है मैंने ज्ञान दिया है और वो स्पष्ट ज्ञान दिया है, जिसके माध्यम से आप कोई भी एग्जाम के अंदर जो है उस टॉपिक का क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो दोस्तों। नंबर 3 पे दोस्तों उत्पत्ति बताई जा रही है किसके अनुसार? हवेनसांग हवेनसांग बोल दो, इसको सांग बोल दो, हवेनसांग बोल दो, हवेनसांग, ये लो सांग ही है। हवेनसांग क्या कहता है सर? और इसके साथ में इसका समर्थन करने के लिए आते हैं सर GH ओझा। GH ओझा की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये दोनों दोस्तों प्राणी क्या कह रहे हैं? ये दोनों प्राणी कह रहे हैं भी प्रतिहार जो थे वो क्षत्रिय थे, क्योंकि दोस्तों कुछ जो है ऐतिहासिक स्रोत जो है वो प्रतिहारों को ब्राह्मण भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों? ब्राह्मण। जबकि वेनसांग और GH ओझा क्या कह रहे हैं? ये क्षत्रिय कहा गया है दोस्तों इनके द्वारा। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है दोस्तों वो किसका है? मिहिर भोज का। किसका है दोस्तों? मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है। और ग्वालियर अभिलेख क्या कहता है दोस्तों? मिहिर भोज भी शासक पढ़ेंगे अपने रामभद्र के बाद में दोस्तों, पितृहंता शासक इसे कहा जाता है, इनके बारे में भी अपने जो है पढ़ेंगे। तो ग्वालियर अभिलेख की बात की जाती है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख कहा जाता है दोस्तों प्रतिहार जो है, प्रतिहार लक्ष्मण का अवतार बताया जा रहा है। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। क्या है दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार बताया जा रहा है। किसे बताया जा रहा है? प्रतिहारों को। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम के छोटे भाई जो थे लक्ष्मण, वो दोस्तों भगवान राम के लिए एक द्वारपाल का काम करते थे। क्या करते थे? द्वारपाल का। और पिछले ही अपने स्लाइड पे लिखा था कि दोस्तों उन्होंने अरबी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए भारत में द्वारपाल की भांति काम किया था। तो ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों इनको जो है किसकी भांति बताया गया? लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। जबकि दोस्तों लोक देवता पाबूजी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी दोस्तों इनको देखते हैं लक्ष्मण का अवतार बताया जाता है। नंबर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 5 जो है 5वां पॉइंट आता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। क्या कहता है? मोहनोत नेणसी, नाम सुना होगा दोस्तों, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था मोहनोत नेणसी की ख्यात में बहुत अच्छी लाइन है ये, प्रतिहारों की कुल 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। कितनी शाखाओं का दोस्तों? 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली प्रतिहार मंडोर एवं भीनमाल के थे। मंडोर जोधपुर में है, भीनमाल जालोर के अंदर भीनमाल के थे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहां पे एक
शाखाएं कितनी पढ़ रहे हो, 26 शाखाएं पढ़ रहे हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, 24 शाखाएं जो है वो मेवाड़ के गोहिलों की, किस वंश की है, गुहिल वंश की, जिसमें से सबसे शक्तिशाली मेवाड़ के गुहिलों को बताया सेम व्यक्ति है दोस्तों मोहनोत नैनसी। यही व्यक्ति प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन करता है, 26 शाखाओं के बारे में बताता है, जिसमें से शक्तिशाली सबसे बताया जा रहा है कौन सी, मंडोर एवं भीनमाल जालोर, मंडोर जोधपुर भीनमाल जालोर। तो यहां तक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपने पढ़ते हैं हरिश्चंद्र के बारे में, जिसे प्रतिहारों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, शाबाश। गुड। नेक्स्ट इसके बाद में क्या खास बात आती है दोस्तों, एक शासक का नाम आता है दोस्तों हरिश्चंद्र। क्या नाम आता है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की बात आती है तो हरिश्चंद्र क्या है दोस्तों, 2 पत्नियां होती है उसकी, एक होती है दोस्तों क्षत्रिय पत्नी, एक होती है ब्राह्मण पत्नी। मैंने कहा ना कुछ विलेखों से इनको ब्राह्मण भी बताया गया है। तो देखो यहाँ से जो है इनके अलग अलग स्थानों से दोस्तों, अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो सर जो ये वाला था ना हरिश्चंद्र को दोस्तों रोहिलिदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम याद रखिएगा दूसरा, है ना। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट बन जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता भी आप किससे पढ़े हो ना, उसको ये नॉलेज नहीं है थोड़ी सी। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक शासक है दोस्तों जिसका नाम है हरिश्चंद्र, जिसको रोहिलिदी के नाम से जाना जाता है, रोहिलिदी, है ना। तो सर रोहिलिदी जो है या हरिश्चंद्र जो है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ा जाए तो मैंने कहा दोस्तों इसकी 2 पत्नियां थी। कितनी दोस्तों, इनकी बात की जाती है दोस्तों तो इनकी जो वाईफाई थी वो कितनी थी दोस्तों, 2 नेटवर्क पकड़ रही थी। यानी कि सर एक कौन सी थी, यानी कि क्षत्रिय और एक थी दोस्तों ब्राह्मण। जो क्षत्रिय पत्नी थी दोस्तों उसका नाम था भद्रा। क्या नाम था दोस्तों, भद्रा। अब दोस्तों ये भद्रा जो है इसके क्या थे सर, 4 संतान थी। इस भद्रा के कितनी संतान थी दोस्तों, 4 संतान थी, जिनका नाम लिया जाए भोगवट, कदक, रज्जिल और नेक्स्ट अगर आता है तो इसका नाम आता है दोस्तों दह ना। तो भोगवट, कदक, रज्जिल और दह जो है वो क्या है सर, 4 जो है पुत्र किसके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र के 4 संतान है, ध्यान रखना है ये बात। हरिश्चंद्र दोस्तों सबसे पहले क्या है, मंडोर में, कहां पर दोस्तों, मंडोर जोधपुर में सर्वप्रथम प्रतिहार वंश की नींव रखता है। किस वंश की, प्रतिहार वंश की नींव रखी। किसने रखी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो किसने रखी है, हरिश्चंद्र ने रखी है। और दोस्तों जो किसी भी वंश का यानी कि स्थापना करता है उसे कहा जाता है आदि पुरुष। तो सर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर प्रतिहारों का आदि पुरुष जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सा आ जाता है सर, जिसका नाम आता है क्या, हरिश्चंद्र आता है। तो प्रतिहारों का आदि पुरुष जिसने मंडोर के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम प्रतिहारों की वंश की क्या रखी है, नींव रखी है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर जो शासन करना आएगा सर, जो शासक है जिसका नाम क्या है, रज्जिल। क्या नाम है दोस्तों, रज्जिल के बारे में मैं यहां पे पढ़ा देता हूं आपको। इस तरीके से लिख लीजिएगा, वहां पे भी है ना, थोड़ा सा गलत लिखा गया, कोई बात नहीं। रज्जिल जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये शासक आता है और इसने जो है आके क्या किया, जैसे कि दोस्तों अपने गुहिल राजवंश पढ़ते हैं तो आप देखते हो दोस्तों वहां पर 565 ईस्वी के अंदर गुहादित्य ने क्या किया था, गुहिल वंश की जो नींव रखी थी मेदपाट, प्रागवाट या मेवाड़ की भूमि पर। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने राजधानी नहीं बना पाया था, क्योंकि वो दोस्तों साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, उसको पता ही नहीं था कौन सा स्थायी जो है वो सत्ता मैं इसको क्या बना सकूं, राजधानी बना सकूं। कुछ ऐसा ही हुआ था हरिश्चंद्र या रोहिलिदी के साथ में, ये भी दोस्तों कोई स्थायी राजधानी नहीं बना पाया था। लेकिन इसके बाद में दोस्तों इसका जो है रज्जिल जो बेटा है दोस्तों, प्रतापी बेटा है रज्जिल, है ना। ये रज्जिल क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले आके इसने एक काम किया और इसने दोस्तों मंडोर को क्या है सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। मंडोर को राजधानी बनाई, किसने बनाई है दोस्तों मंडोर को राजधानी, रज्जिल ने बनाई है, मंडोर जोधपुर। तो आप कह सकते हो दोस्तों प्रतिहारों की फर्स्ट राजधानी है ये, प्रतिहारों की फर्स्ट राजधानी, प्रथम राजधानी दोस्तों कहां पर, मंडोर जोधपुर के अंदर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट यहां पे बात की जाती है दोस्तों नरहरि ब्राह्मण द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी।
किसकी उपाधि? राजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, इनके द्वारा एक यज्ञ करवाया गया, जिस यज्ञ का नाम है दोस्तों राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ करवाया, किसने करवाया दोस्तों? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ करवाने वाला शासक दोस्तों रज्जिल। रज्जिल राजसूय यज्ञ करवाएगा। क्लियर है क्या? तो राजसूय यज्ञ करवाने वाला शासक दोस्तों क्या है? रज्जिल नाम आता है। एक दोस्तों गर्भाधान यज्ञ दोस्तों, हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवाऊंगा, जो नागभट्ट प्रथम करवाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ करवाने वाला शासक कौन है दोस्तों? रज्जिल है। तो रज्जिल के बारे में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। एक याद रखना दोस्तों, मंडोर को राजधानी बनाया। इन्हें राजा की उपाधि दोस्तों नरहरि ब्राह्मण इनके दरबार में रहा करता था, जिसने दी थी। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात आती है, सर इन्होंने कौन सा यज्ञ करवाया गया था? राजसूय। बहुत अच्छा प्रश्न है, खास करके अध्यापक लाइन के अंदर जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, लेवल के प्रश्न है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रज्जिल के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम आता है दोस्तों नरभट्ट। क्या नाम आता है? नरभट्ट के बारे में दोस्तों मैं आपको जानकारी दूं उससे पहले यहां पे मैं एक बंदे के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम आता है दोस्तों ह्वेनसांग। मैंने अभी बताया था दोस्तों, एक चीनी यात्री है ह्वेनसांग। इसके बारे में दोस्तों जिसने क्या कहा था? प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा था दोस्तों। शाबाश। जिस भाई बंधु को वीडियो पसंद आ रहा है यार, लाइक शेयर करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना कीजिएगा ना। अभी मैं बोलने लगा हूं, पता नहीं गला जो है डाउन जाता जाएगा तो थोड़ी आवाज़ में परिवर्तन आ सकता है दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं एक बंदे के बारे में बता रहा हूं जिसका आप नोट लगा के लिखेंगे, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में दोस्तों क्या बात रहती है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक सर चीनी यात्री है। चीनी खाने वाले नहीं रहे, चीनी यात्री, ठीक है। अब दोस्तों ये चीनी यात्री कौन है? ह्वेनसांग। अब एक तो समझ में नहीं आती इनकी, एक तो आंखें नहीं खुलती यार, सबसे मेन प्रॉब्लम है। कई बार मैं भी हंसता हूं तो मेरी आंखें भी बंद हो जाती है ना, है ना। कोई बात नहीं, इनकी भी आंखें नहीं खुलती। ये पता नहीं हंसते ना, इनको स्पष्ट चीन के अंदर जाओगे ना तो हर जगह पर लिखा हुआ होगा, कृपया जो है आप साथ जो है अपना व्हीकल चलाते समय, कोई भी आप गाड़ी चलाते समय हंसे नहीं, क्योंकि हंसेंगे तो इनकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएगी, जो दुर्घटना होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा कुछ सीन रहता है यहाँ पे इनके, है ना। चलो यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर ह्वेनसांग जो है वो 634 ईस्वी में दोस्तों भारत की यात्रा करता है। 634 ईस्वी में भारत की यात्रा की। किसने की दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग ने की। जब ये बंदा भारत घूमने आया था, भारत में आया था, तो भारत में भी दोस्तों अपने राजपुताना की कौन सी 2 जगह पे आया था दोस्तों? एक तो आया था ये भीनमाल में, भीनमाल। तो आपको लाइन कैसे बनानी है दोस्तों? जब यह भारत घूमने आया था तो अपने राजपुताना की भूमि दोस्तों भीनमाल, जालोर व विराटनगर दोस्तों, विराटनगर दोस्तों वर्तमान में बेराट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और बेराट कहाँ आता है दोस्तों? जयपुर में आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी उस समय विराटनगर। राजा विराट के पास में दोस्तों पांडवों ने अज्ञात 13वां साल जो है वो वहां पे वास किया था। और आपको भी पता है अर्जुन ने तीर चलाकर अर्जुन की बाण गंगा नदी का दोस्तों उद्गम किया था, जिसका भी उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो भीनमाल, जालोर, विराटनगर, बेराट, जयपुर के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है ये व्यक्ति आया था। कौन आया था दोस्तों? ह्वेनसांग आया था। अब यहां पर ये व्यक्ति जब आया तो इसको किस वंश के बारे में पता चला दोस्तों? प्रतिहार और प्रतिहारों के लिए इसने सर क्या लिखा है? इसकी पुस्तक आती है दोस्तों, याद रखिएगा। किसकी पुस्तक है ये? इसके जैसी ही इसकी पुस्तक है, ध्यान रखना। इसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों CU की। इसका मतलब जो है वो आपको भी समझना है, खुद ब खुद रात को सपने में नाम आएगा तो आप उसको मतलब निकाल लेना है। CU की का क्या मतलब है? तो सर पुस्तक जो है उसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों CU की। कोई मतलब के चक्कर में नहीं फंसेगा ना, मतलब ही तो आपको होना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो पुस्तक जो है वो दोस्तों इनकी CU की है, ध्यान रखिएगा। जिसमें दोस्तों 72 देशों की यात्रा का वर्णन करता है। 72 देशों की यात्रा का वर्णन मिलता है। कितने देशों की यात्रा का वर्णन मिलता है दोस्तों? 72 देशों की यात्रा का वर्णन मिलता है। और इसी पुस्तक से जानकारी मिलती है। इसने दोस्तों गुजरात्रा प्रदेश को जहां पर सर प्रतिहारों ने निवास किया था, गुजरात्रा प्रदेश को कुचेलो, जबकि
जबकि इसकी राजधानी आएगी दोस्तों भीनमाल। भीनमाल को पीलोमोली की संज्ञा दी। मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है, डिजाइन बना के लिखा है ना, लेकिन समझ तो आ रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने कुचेलो लिखा है, ध्यान रखना, और यहाँ पे मैंने लिखा है पीलोमोली। अब ये पीलोमोली किसको लिखा गया है सर? उसने भीनमाल के लिए शब्द प्रयुक्त किया, जबकि गुजरात प्रदेश के लिए उसने कुचेलो शब्द यूज किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तब यह व्यक्ति मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसके दोस्तों उपनाम भी बता देता हूँ। क्या कहा जाता है? हवेनसांग को जैसे जो है इसने सोचा नहीं था भी मुझे कभी ऐसे नाम मिलेंगे, फिर भी जो है इसे ऐसे नाम मिले हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे कहा जाता है दोस्तों नीति का पंडित। नीति का पंडित। और दोस्तों याद रखना, इसे कहा जाता है भारत का शाक्य मुनि। भारत का शाक्य मुनि। तो भारत का शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, ये दोस्तों सारे के सारे क्या है? इसके उपनाम है, ध्यान रखिएगा। किसके उपनाम है दोस्तों? ये हवेनसांग के उपनाम है। तो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, भारत का शाक्य मुनि, किसे कहा जाता है दोस्तों? हवेनसांग को कहा जाता है। और यहीं पे दोस्तों स्टार मार्क करके आपको मैं बता देता हूं नरभट्ट के बारे में, जो किसके बाद में शासक आता है दोस्तों? रज्जिल के बाद में। तो नरभट्ट को, इसको हवेनसांग द्वारा पेलोपेली की संज्ञा दी गई। पेलोपेली शब्द का अर्थ होता है दोस्तों शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी। क्लियर है क्या? तो यहां पर दोस्तों ये लाइन जो है वो आप नरभट्ट में लिखोगे, जो रज्जिल के बाद में शासक आता है। उपरोक्त जानकारी दोस्तों आपको नोट में लिखनी है, जो मैंने हवेनसांग के बारे में आपको बताई है। और दोस्तों अपने सभ्यता पढ़ते हैं, विराट सभ्यता। तो विराट सभ्यता में दोस्तों जब ये विराटनगर घूमने आता है तो ये बताता है दोस्तों यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित गोल 8 मंदिर यानी कि बौद्ध मठ प्राप्त हुए, जिन्हें गोल मंदिर कहा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कहा जाता है, जिनको दोस्तों हुण शासक मिहिर कुल द्वारा तोड़वाया गया था, है ना। तो यह तोड़ा गया था, तोड़वाया गया था। उनके बारे में दोस्तों जानकारी किसने दी थी? हवेनसांग ने। कौन सी पुस्तक में दी थी? सीयू की। जब मैं आपको सभ्यता के बारे में बताऊंगा दोस्तों, विराट सभ्यता, वहां पर फिर से मैं हवेनसांग जो है उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो फटाक से यहां तक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा फटाफट से। गला सूखा जा रहा है, पानी पी लेता हूं मैं। शाबाश। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर शासक जो आएगा दोस्तों नरभट्ट के बाद में आता है नागभट्ट प्रथम। कौन आता है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। ये इसमें तो कंफ्यूजन आता है, नरभट्ट है, नागभट्ट है, फिर उसके बाद में दोस्तों अगर बात कीजिए नागभट्ट सेकंड है ना, वत्सराज है, मिहिरकुल है, महेंद्रपाल है, महीपाल है, ऐसे ऐसे शासक है ना, इसमें मिक्सअप हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन नहीं होगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कराऊंगा, नोट्स बनाते चलिएगा बस साथ साथ। नोट्स अत्यंत जरूरी है दोस्तों, और सीधा पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि बाद में रिवीजन जरूरी चाहिए आपको। शाबाश। तो यहां तक सभी विद्यार्थी एक बार डन कर दीजिए। यार भी सर मजा आ रहा है सर, गुर्जर प्रतिहार वंश इस तरीके से तो नहीं पढ़ा था, पढ़ा जरूर था लेकिन इस तरीके से तो नहीं पढ़ा था सर, है ना। बस ये तरीका ही दोस्तों मेन है, यही चीजें आपको याद दिलाता है। पढ़ते और पढ़ाते तो सभी है, लेकिन कुछ डिफरेंट हमें करना है दोस्तों। जब आप और हम मिलेंगे तो कुछ अलग ही होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो एक तो ना भाई किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है किसी भी टॉपिक को लेकर ना पालिएगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते रहा करो, करते रहा करो कमेंट। जैसे भी मुझे टाइम लगता है मैं उससे संबंधित जो है वो टॉपिक जो है आपको देता रहता हूं दोस्तों। क्लियर है क्या? वैसे तो क्लासेस जो है वो लगती रहेगी, आप जो है बेफिक्र हो जाइएगा। और कोई भी एग्जाम आता है उससे पहले आपको जो है मैराथन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों, डोंट वरी, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लीजिएगा, वो भी मेरे होते। नागभट्ट प्रथम बहुत ही शक्तिशाली शासक है दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम, इसके बारे में आपको पढ़ना आज। अब नागभट्ट प्रथम की क्या खास बात है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसके पास उपाधि क्या है। इसे कहा जाता है दोस्तों नागावलोक। नागावलोक। इसे कहा जाता है दोस्तों नारायण मूर्ति का अवतार।
नारायण मूर्ति का अवतार। इसे कहा जाता है दोस्तों मलेच्छकों का नाशक। दोस्तों ये मलेच्छ जो है वो एक जाति है दोस्तों अरब से आई हुई दोस्तों, तो उनके द्वारा दोस्तों अरबी आक्रमणकारियों को रोकने के कारण, यानी कि सर कह सकते हो आप अरब आक्रमणकारियों को रोकने के कारण इसे क्या कहा गया दोस्तों मलेच्छकों का नाशक कहा गया, या मलेच्छकों का नाशक या मलेच्छक नाशक दोस्तों मलेच्छ नाशक कहा गया। किसे कहा गया दोस्तों नागभट्ट प्रथम को। एक बात याद रखिएगा, किसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है, किसके दरबार को, तो याद रखना दोस्तों नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है, नागावलोक का दरबार। क्लियर है क्या? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, नागावलोक का दरबार किसे कहा जाता है दोस्तों नागभट्ट प्रथम के दरबार को कहा जाता है। अब कहा जाता है दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो था ना ये निसंतान था। अब इसको किसी ऋषि ने बताया भी अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आप हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवा लीजिएगा। उस समय दोस्तों ये उज्जैन के अंदर जो है एक यज्ञ करवाते हैं जिसका नाम मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों हिरण्य गर्भाधान यज्ञ कहा जाता है दोस्तों इसे। तो ये शब्द जो है आपको किसके साथ याद रखना है नागभट्ट प्रथम के साथ याद रखना है दोस्तों। तो याद रखिएगा संतान प्राप्ति न होने पर या नहीं होने पर उज्जैन मध्य प्रदेश में इन्होंने हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवाया। अब दोस्तों यज्ञ किसने करवाया है और इस यज्ञ का नाम क्या है दोस्तों हिरण्य गर्भाधान यज्ञ है। मैंने इस कारण भी बता दिया, संतान प्राप्ति ना होने की वजह से ये यज्ञ करवाया गया था। इस यज्ञ में दोस्तों आमंत्रण किया गया था, वो आमंत्रित किसे किया गया था ध्यान रखिएगा। आमंत्रित जो था वो था दोस्तों याद रखना राष्ट्रकूट वंश, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग। जो बच्चे देख रहे हैं, टीचर मेरे साथी जो देख रहे हैं वो खास करके ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं भाई। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है नागभट्ट द्वारा हिरण्य गर्भाधान यज्ञ उज्जैन मध्य प्रदेश में करवाया गया था। उस यज्ञ में दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक जो आमंत्रित था या कौन आया था, तो आप क्या कहोगे दोस्तों दंती दुर्ग आया था। कौन आया था दोस्तों दंती दुर्ग आया था। याद हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। नागभट्ट प्रथम के बारे में बात की जाती है दोस्तों, इसका मेन मुद्दा रहता है राजधानी। अगर राजधानी का नाम आता है ना राजधानी, तो आप याद रखना दोस्तों प्रतिहारों में सबसे ज्यादा राजधानी बनाने वाला दोस्तों, यानी कि बनाने वाला और बदलने वाला भी दोस्तों कौन है नागभट्ट प्रथम है। अब इन राजधानियों का जिक्र किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है यहाँ पे है ना। तो सर सबसे पहले अब अपने बात करते हैं, तो सर इसके काल में दोस्तों 4 राजधानियां थी। तो पहला प्रश्न आपका ये हो गया किस शासक के काल में 4 राजधानियां थी, तो आप कहोगे सर नागभट्ट प्रथम। क्योंकि आप मेरे को बताइए राजधानी कौन सी है, मंडोर है। अब मंडोर तो इसका कहा है बेस नहीं, ये तो स्थायी हो चुकी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। मंडोर में तो नागभट्ट कहता है यार थोड़ा ट्विस्ट लाया जाए, तो सबसे पहले क्या थी सर मंडोर थी। उसके बाद में दोस्तों मंडोर जोधपुर के बाद में ये बंदा क्या करता है एक राजधानी चेंज करता है, वो मेड़ता करता है। क्या करता है दोस्तों मेड़ता, और मेड़ता सिटी कहां पर आती है दोस्तों नागौर में आती है। इसके बाद में दोस्तों ये बंदा जाएगा उज्जैन, कहां जाएगा उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भीनमाल कहाँ है दोस्तों जालोर। यानी कि दोस्तों ये 4 राजधानियां जो बनाता है वो कौन बंदा बनाता है दोस्तों, 4 राजधानियां बनाने वाला बंदा कौन है सर नागभट्ट प्रथम। एक याद करने की ट्रिक और बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी सबसे पहले राजधानी थी मंडोर, थी या नहीं थी बताइए। हाँ जी सर बिल्कुल थी। उसके बाद में मेड़ता के बाद में भीनमाल गया, भीनमाल से सर ये जो उज्जैन चला गया। अब उसके बाद में सर इसने 4 जगहों पे राजधानियां बना ली। नागभट्ट प्रथम है, सेकंड भी दोस्तों राजधानी परिवर्तित करेगा। अब इसके बीच में कहीं राजधानी परिवर्तन नहीं होगा, सीधा किस पे होगा नागभट्ट फर्स्ट के बाद में नागभट्ट सेकंड करेगा। और नागभट्ट सेकंड दोस्तों कन्नौज को राजधानी बनाता है, किसकी प्रतिहारों की। प्रथम राजधानी
किसने? रज्जिल ने बनाई। दूसरी, तीसरी और चौथी किसने दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने। और पांचवी राजधानी, लास्ट राजधानी कह सकते हो, कन्नौज। कन्नौज को दोस्तों किसने बनाई थी? नागभट्ट सेकंड ने बनाई थी। याद करना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फटक से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या था इसका जो भतीज था, भतीज का नाम था कक्कुक। क्या नाम था दोस्तों? कक्कुक। और अपने भतीजे का विवाह दोस्तों, ये दंती दुर्ग जो बुलाया गया था ना, ये ऐसे ही नहीं बुलाया गया था इसके द्वारा, है ना। ये दंती दुर्ग को कहता है यार तेरे एक है सुंदर कन्या, ठीक है, मेरे है सुंदर सा भतीजा, ठीक है, दोनों का विवाह कर देते हैं, रिश्ते दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगी, मधुर संबंध हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दंती दुर्ग भी कहता है डंडना डंडन दिक्कत का एक ही है। तो कहा जाता है दंती दुर्ग की पुत्री भूमिका देवी का विवाह सर किसने? नागभट्ट प्रथम ने अपने भतीजे कक्कुक से किया था। जो नेक्स्ट शासक पढ़ने वाले हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। शाबाश। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को यार समझ आ रहा है तो एक बार के लिए जो है दंड ना डंडन जरूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। शाबाश। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कक्कुक के बारे में। देखो कक्कुक की कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है ना, मैं सीधे से बता देता हूँ। कक्कुक के काल की दोस्तों लिखवा देता हूँ, वैसे तो आप लिखिएगा, कक्कुक हेडिंग लगाइए। सभी विद्यार्थी एक बार जो है कक्कुक हेडिंग लगाइएगा और उसमें क्या लिखना है दोस्तों? लिखो कक्कुक का विवाह राष्ट्रकूट वंश के शासक कक्कुक का विवाह। कक्कुक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर कोई विद्यार्थी, और कुक्कू लिख सकते हो यार, उसको उसकी पत्नी कुक्कू बुलाती थी, कक्कुक, ये लीजिएगा, है ना। तो कक्कुक का विवाह राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग की पुत्री भूमिका देवी से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? भूमिका देवी से हुआ, या किया, या दंती दुर्ग ने किया था, या हुआ था, कुछ भी लिख सकते हो आप। लिखो कक्कुक को प्रतिहारों का करण कहा जाता है दोस्तों। कक्कुक को प्रतिहारों का करण कहा जाता है दानशीलता के कारण। क्लियर ना? कक्कुक को प्रतिहारों का करण कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कक्कुक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, लिखिएगा कक्कुक द्वारा, लिखना है क्या साथियों? लिखो कक्कुक द्वारा मंडोर जोधपुर में, कक्कुक द्वारा मंडोर जोधपुर में, कक्कुक द्वारा मंडोर जोधपुर में जय स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया गया। तो मंडोर में दोस्तों विजय स्तंभ बनवाया गया है, वो किस वंश का है? सबसे पहला प्रश्न आपका, तो आप कहोगे दोस्तों प्रतिहार वंश का है। उसके बाद में दोस्तों किसने बनवाया? कक्कुक ने बनवाया था दोस्तों। किसने बनवाया था? कक्कुक ने बनवाया था। और नेक्स्ट अब यहाँ पर शासक आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वत्सराज आता है दोस्तों। क्या आता है? वत्सराज आता है। शाबाश। वत्सराज, वत्सराज जो शासक है दोस्तों, ये 783 ईस्वी से लेकर लगभग 95 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों। प्रतिहारों का शासक है ये तो वत्सराज। इसके बारे में दोस्तों अपने पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा शासक था ये। इसने सर खूब सारे काम किए थे इसने, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष मैं बता देता हूँ, देखिएगा इधर, ये देखिए, ये यानी कि इस भारत की सर रचना बना दी आपने, ठीक है ना सर। यहाँ पे अगर बात की जाती है तो यहाँ पर सर उत्तर पश्चिम भारत में आप कह सकते हो दोस्तों, उत्तरी पश्चिम भारत में कौन सा वंश है दोस्तों? प्रतिहार। अगर बात की जाती है भारत के पूर्व में, तो पूर्व में दोस्तों पाल वंश। पूर्वी भारत में कौन सा वंश है दोस्तों? पाल वंश, ठीक है। और यहां पे अगर दक्षिणी भारत, और दक्षिण भारत में दोस्तों यहां पे है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश। अब दोस्तों यहां पर एक बार के लिए आप देखिएगा, तीन जो है कौन कौन सा है? पाल वंश है, इधर कौन सा है दोस्तों? प्रतिहार वंश है उत्तर पश्चिम में, दक्षिण भारत में दोस्तों कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। सही से समझिएगा। अब दोस्तों तीन पक्ष हो गए, तीन पक्ष दोस्तों एक ही के लिए दोस्तों
अब जैसे कि दोस्तों आप मान लो क्लास या जो भी आप कॉलेज के अंदर हो, कहीं कोचिंग सेंटर में हो, आपको मान लीजिए कोई सुंदर कन्या पसंद आ गई, जो कन्या आपको पसंद आई है वही कन्या सर किसी और को पसंद आ गई, और सर वही कन्या जो है वो किसी और को पसंद आ गई। अब दोस्तों कन्या तो एक है बेचारी, अब दोस्तों उसको पाने के लिए संघर्ष कितनी तरफ से चल रहा है? 3 तरफ से चल रहा है सर, उधर से भी चल रहा है, इधर से भी चल रहा है और इधर से भी चल रहा है। तो समझौता तो दोस्तों क्या होगा, आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन दोस्तों वो क्या है सर, किसी ना किसी की वजह से तो संघर्ष हो रहा है ना। तो दोस्तों 3 पक्षों में संघर्ष आपस में हो रहा है किसी एक की वजह से, तो इसको बोला गया त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष दोस्तों इसे बोला गया था। तो 3 पक्षों के मध्य हुआ संघर्ष। सेकंड ग्रेड के अंदर, रीट के अंदर या सर वीडियो के अंदर पेपर में प्रश्न में पूछा जा सकता है, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था, पाल वंश का शासक कौन था, या फिर सर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, या निम्न में से कौन सा वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बना के दे सकता है। तो प्रतिहारों में तो दोस्तों कोई बोलने की बात ही नहीं है। कौन होगा दोस्तों? वत्सराज होगा। कौन होगा दोस्तों? वत्सराज होगा। सभी को पता चल गया यहाँ पर, ये तो मैं लिख ही रहा हूं तो आप बता सकते हो ना यहाँ पे कौन होने वाला है सर, प्रतिहारों में तो वत्सराज होगा सर, दोहराई वाली बात नहीं है। राष्ट्रकूट वंश का शासक था दोस्तों जिसका नाम था ध्रुव प्रथम। क्या नाम था? ध्रुव प्रथम। और पाल वंश का शासक दोस्तों, पाल से ही याद रखना है, धर्मपाल। क्या याद रखना है दोस्तों आपको? धर्मपाल याद रखना है। अब दोस्तों वो सुंदर कन्या कौन है यहाँ पे? सुंदर कन्या है दोस्तों गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, दोआब क्षेत्र दोस्तों, जो कहां पर आता है? कन्नौज, कन्नौज यूपी। ठीक है। अब दोस्तों इस के लिए संघर्ष हो रहा था, तो दोस्तों यहाँ के क्षेत्र यानी कि दोआब के क्षेत्र को लेके संघर्ष था। ये दोआब के क्षेत्र को लेकर संघर्ष। अब दोस्तों दोआब क्या है? गंगा व यमुना नदी, आप लिख सकते हो नोट लगा के, गंगा यमुना नदी के मध्य बीच की भूमि, दो आब, आप बोलते हैं नदियां को, तो दो आब के मध्य दोस्तों का क्षेत्र जो है कन्नौज यूपी का क्षेत्र, इसको पाने के लिए तीनों पक्ष आपस में लड़ते हैं। तो ये कहलाता है दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है दोस्तों। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की जाती है? वत्सराज। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वत्सराज के द्वारा की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। वत्सराज कौन सा जो है ये शासन चाहता है? कन्नौज का शासन चाहता है। अब कन्नौज का शासक दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, शासक जो था उसका नाम था इंद्रायुध। बस यहां से थोड़ा सा दिमाग फोकस करके रखना बोर्ड पे, है ना भी सर क्या बता रहे हैं और कुछ किस तरीके से बताया जा रहा है ना। तो देखिएगा सर, इंद्रायुध ये रहा, वत्सराज ये रहा, राष्ट्रकूट का ध्रुव प्रथम ये रहा, पाल वंश। तो सबसे पहले अपने आपके दिमाग को बताइए भी पाल वंश का कौन था? धर्मपाल था। नीचे राष्ट्रकूट वंश ध्रुव प्रथम हो गया, इधर प्रतिहार। सर इन तीनों में तो संघर्ष था, अब बीच में किसके लिए था? बीच में था कन्नौज के लिए। अब कन्नौज जो है वो दोस्तों याद रखिएगा ये रहा इंद्रायुध, इंद्रायुध। अब क्या करता है? सबसे पहले सर ये वाला बंदा करेगा, वत्सराज करेगा किस पे अटैक? कन्नौज पे। ये दोस्तों आपका फर्स्ट अटैक, इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट अटैक लिखा है मैंने, ठीक है ना ए। तो फर्स्ट अटैक में कहा जाता है दोस्तों वत्सराज की तो हुई थी जीत, जहां पे मैं गुड का साइन लगाऊं वो जीता है, और जहां पे मैं क्रॉस का, जिस लाइन पे ध्यान रखिएगा फर्स्ट अटैक की दोनों लाइन की दोनों तरफ सर हारा कौन है? इंद्रायुध। अब दोस्तों ध्यान रखना किसने किसको जीता है, तो आप दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसे जो है जयवराह और रणहस्तिन की उपाधियां मिलती है। रणहस्तिन का मतलब होता है दोस्तों, रण का मतलब युद्ध भूमि, हस्तिन का मतलब हाथी। तो युद्ध भूमि में हाथी के समान अडिग रहने वाला कौन था दोस्तों? वत्सराज था। ये इसके पास में क्या थी दोस्तों? उपाधि थी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वत्सराज द्वारा, वत्सराज ने कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके, इंद्रायुध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और प्रतिहार वंश की नींव डाली। कहां पर? कन्नौज में।
इसीलिए दोस्तों याद रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज करके भी लिख रहा हूं और इंपॉर्टेंट लगा के भी लिख रहा हूं, इसलिए वत्सराज को प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। जबकि दोस्तों वास्तविक संस्थापक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसे कहा जाता है? वत्सराज को कहा जाता है। कारण क्या था? उसने दोस्तों कन्नौज के क्षेत्र में क्या किया था? अधिकार किया था। तो ये सर पहला अटैक हो गया। उसके बाद में क्या करता है? इंदिरा युद्ध जो है, गौर से सुनना, डायग्राम में समझा दूंगा, लिखना चाहोगे तो आप लिख लेना बाद में भले ही, ठीक है। इंदिरा युद्ध सर सहायता के लिए किसके पास जाता है? पाल वंश के पास जाता है, यानी पाल वंश का शासक कौन है? धर्मपाल। तो इंदिरा युद्ध दोस्तों यहां पे मांगता है सहायता। क्या मांगेगा सर? इंदिरा युद्ध ने क्या मांगी? यहां से सहायता मांगी। अब सहायता किससे मांग रहा है दोस्तों? ये धर्मपाल से। तो धर्मपाल दोस्तों किस वंश पर अटैक करेगा? यानी कि वत्सराज पर अटैक करेगा। सेकंड अटैक होने जा रहा है दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष में, सेकंड अटैक। और सेकंड अटैक में भी कौन जीता? वत्सराज जीता। और हारा कौन दोस्तों? पाल वंश का शासक धर्मपाल हार जाता है। तो ये इस तरीके से यहां पर दोनों समझ में आए। अब क्या बात होती है? तीसरा बंदा कौन है यहाँ पे? तीसरा पक्ष कौन सा है? राष्ट्रकूट। ये भी शासक दोस्तों महत्वाकांक्षी था। ध्रुव प्रथम जो था वो महत्वाकांक्षी था। ये कहता भाई मैं तो आप अटैक करूंगा, और मैं अटैक किस पे करूंगा? इंदिरा युद्ध पे नहीं करूंगा। इंदिरा युद्ध तो है ही नहीं अभी। यहाँ पे कौन है सर? वत्सराज है। इसने भी सर कन्नौज पे क्या कर डाला? अटैक कर डाला। चलो मैं इसका जो है निशान यहाँ पे नहीं बना रहा है ना। अभी आप एक बार के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दोनों युद्ध हो चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज करना। दोनों युद्ध हो चुके हैं, तो यहां पर कन्नौज में अधिकार किसका है? वत्सराज का है या नहीं है? तो दोस्तों मैं यहां तीर इधर लेके जाऊं या तीर इधर लेके जाऊं, तो सर नाम से स्पष्ट कर रहा हूं। ध्रुव प्रथम ने दोस्तों किस पर अटैक किया? वत्सराज। जबकि वो कहां पर बैठा था? कन्नौज में बैठा था। अब ध्रुव प्रथम ने दोस्तों वत्सराज पर अटैक करके दोस्तों याद रखना वत्सराज को कर दिया पराजित। और यहां पर जीत किसकी होती है? ध्रुव प्रथम की होती है। बात समझ में आ गई क्या? अरे इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या? कोई किसी प्रकार की दिक्कत? आप सबसे पहले देखिएगा क्या लिखना है, जल्दी से एक लाइन लिखिएगा नीचे, फटाफट से लिखिएगा। ज्यादा कंप्लीट हुआ सभी का? डंडना डंडन है। एक बार के लिए जो है आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही प्यार से और आराम से समझाया दोस्तों, अच्छे से समझ पाए हो आप। पहला वत्सराज ने इस पे अटैक किया, जीता कौन? वत्सराज। हारा कौन? इंदिरा युद्ध। इंदिरा युद्ध हार कर किसके सहायता मांगने के लिए गया? धर्मपाल के पास में। पाल वंश दोस्तों किस पर अटैक करेगा? प्रतिहारों पे। फिर से धर्मपाल पराजित होगा, जीतेगा कौन? वत्सराज। अब दोस्तों इस बात का पता किसे चला? राष्ट्रकूट को भी। कन्नौज की भूमि जो है किसके अधिकार में आ चुकी है? प्रतिहारों के अधिकार में आ चुकी है। तो सर प्रतिहार वंश का शासक कौन है? वत्सराज, जो यहाँ पे बैठा हुआ है। इस पर अटैक करता है और इस अटैक में दोस्तों ध्रुव प्रथम की जीत होती है और इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो लिखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान वत्सराज ने कन्नौज के शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया तथा इसके पश्चात, ऐसे तथा मत लगाना, लिखना, इसके पश्चात दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के शासक, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम, ब्रैकेट में लिखना महत्वाकांक्षी शासक, यानी कि वहां की सत्ता को अपनाना चाहता है। ध्रुव प्रथम वत्सराज पर आक्रमण करता है और कन्नौज को अपने अधिकार में कर लेता है, और कन्नौज को अपने अधिकार में कर लेता है। शाबाश। एक नोट लगा के लिखिएगा इसके नीचे, लिखो शाबाश। यहाँ तक नोट हो गया होगा। अगर किसी का पीछे रह जाता तो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो, वीडियो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नोट में क्या लिखना है आपको? लिखना, कुछ समय पश्चात ध्रुव प्रथम दक्षिण भारत लौट गया और धर्मपाल ने कन्नौज के शासक, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित करके उसके भाई चक्रा युद्ध को
सत्ता पे दिलवा दिया, सत्ता पर बिठा दिया या सत्ता दिलवाई। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, जब ध्रुव प्रथम चला जाएगा तो इंदिरा युद्ध, दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसके साथ युद्ध, सॉरी धर्मपाल किसके साथ युद्ध लड़ेगा, इंदिरा युद्ध के साथ में। अब इसके साथ युद्ध लड़ा, इंदिरा युद्ध को यहां पे फिर से पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात इसके भाई को यहां पे बिठाता है, जिसका नाम क्या था, चक्रायुद्ध था दोस्तों। क्या नाम था, चक्रायुद्ध। तो दोस्तों अब जब नेक्स्ट त्रिपक्षीय संघर्ष आएगा दोस्तों, उसमें नागभट्ट द्वितीय के काल में दोस्तों कन्नौज का शासक कौन होगा दोस्तों, याद रखना, चक्रायुद्ध होगा। कौन होगा, चक्रायुद्ध। और बाकी जो है यहाँ पे जो है नेक्स्ट बदल जाएगा, पालवंश का वो धर्मपाल ही रहेगा, क्योंकि चक्रायुद्ध के समकालीन था। वत्सराज की जगह दोस्तों कौन आ जाएगा, नागभट्ट सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसके दरबारी लिखवा देता हूँ मैं आपको, और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी। शाबाश सभी बच्चे, एक बार डंडन कीजिए वीडियो में, कमेंट जरूर किया करो यार। आपको जैसे भी पता लगता है भी हाँ सर इस तरीके से हमने पढ़ा है और हमें समझ भी आया है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर डाला करो वहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वत्सराज के बाद में कुछ ही नहीं बचता। नागभट्ट सेकंड के भी 2-3 बातें हैं। उसके बाद में सर एक त्रिपक्षीय संघर्ष याद रखना है, जो इसके काल में दोस्तों समाप्त हो जाता है। फिर उसके पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष तो किसके, देखो शुरुआत, एक अच्छी बात बताता हूं आपको, सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, थर्ड ग्रेड वाले बच्चे, और सर फर्स्ट ग्रेड में तो आता ही नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहां पर मैं एक बात बता रहा हूं, वत्सराज के काल में तो दोस्तों क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, लेकिन समाप्त किसके काल में होता है, आप कह सकते हैं प्रतिहारों को, तो नागभट्ट सेकंड का काल होता है दोस्तों, उसके काल में जो है समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों एक बात लिखिएगा, लिखो, वत्सराज के काल में, मैं भी लिख देता हूं साथ साथ, वत्सराज के काल में ओसिया जोधपुर में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न दिया है मैंने आपको, है ना, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, है ना। ओसिया जोधपुर में महामारू शैली में मंदिर बनवाए। वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में महामारू शैली में मंदिर बनवाए, महामारू मंदिर शैली में मंदिर बनवाए। कौन सी शैली में दोस्तों, महामारू शैली। कहां पे मिलेगी आपको, ओसिया जोधपुर। ओसिया जोधपुर को दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, क्योंकि महामारू शैली से संबंधित मंदिर जो है वो कहां मिलेंगे आपको, भुवनेश्वर में मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है क्या, महामारू शैली में मंदिर बने। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है नोट, और ये नोट क्या है, मैं नोट ज्यादा लगवाता हूं ना, तो ये नोट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में दोस्तों, ये नोट ही पूछे जाते हैं। लिखिएगा यहां पर, लिखो, ओसिया जोधपुर में सभी मंदिर महामारू शैली से निर्मित है। ओसिया जोधपुर में सभी मंदिर महामारू शैली से निर्मित है, परंतु सर ये परंतु में क्या आ गया, परंतु में दोस्तों याद रखिएगा, यहां पे एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है हरिहर मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों, हरिहर मंदिर। लिखिएगा तो, परंतु यहां हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है दोस्तों, पंचायतन शैली में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डीप प्रश्न है, गहरा प्रश्न है, यानी कि महामारू शैली से निर्मित ओसिया जोधपुर। आपसे प्रश्न कैसा आएगा सुन लीजिएगा, प्रश्न की लैंग्वेज भी नहीं चेंज होगी अगर पेपर में पूछा गया तो। ओसिया जोधपुर में प्रतिहार वंश के समकालीन दोस्तों मंदिर बनवाए गए, जो लगभग कौन सी शैली के, महामारू शैली। परंतु दोस्तों वहां पर एक मंदिर जो है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर जो है वो कौन सी शैली में निर्मित है, तो आपको आंसर होगा वहां पर नागर होगा, महामारू होगा, हरिहर होगा, और दोस्तों यहाँ पर और भी शैली जो है चौथी डाल दी जाएगी वहां पे। तो आप जो वहां पे देखोगे तो उसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, पंचायतन शैली का मंदिर होगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों, बात समझ में आई क्या? एक बार सभी बच्चे डंडन कर दीजिएगा। बेहन जी सर बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हो गया वत्सराज का। अब बचते हैं इनके दरबारी और दोस्तों वली प्रबंध लेख के बारे में बता दूंगा। तो 2-3 बातें बचती है, जल्दी से इसका जो है लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेने की तो जरूरत ही नहीं है, साफ कर देता हूं मैं। शाबाश,
एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए यार, भी मतलब पढ़ के मजा आ रहा है क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश आपने सोचा था क्या भी सर कुछ इस तरीके से भी इजी हो सकता है ना? और आप देख रहे होंगे भी जैसे जैसे नोट्स बना रहे हो ना, आपको मतलब बिल्कुल बातें क्लियर होती जा रही होगी ना। तो मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा यही चीज़ देखता हूँ दोस्तों, मैं आप मेहनत करता हूँ इस चीज़ पे, ताकि एक स्टूडेंट जो है वो क्या सोचता है वो मैं उससे पहले सोच लेता हूँ। वो सोचता है गुर्जर प्रतिहार वंश में यार थ्योरी ज़्यादा है, मिक्सअप होने वाला है, तो मैं उस चीज़ को थ्योरी काटने के प्रयास में करता हूँ, और मिक्स वो कैसे ना हो उस चीज़ को मैं प्रयास करता हूँ। महत्वपूर्ण शासक, पीछे वाले प्रश्नों को अध्ययन किया जाता है, आगे वाले प्रश्नों में किस तरीके से आ सकती है संभावना व्यक्त की जाती है, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये मैटर मैं आपको दे रहा हूँ। तो यानी कि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आप क्लास अटेंड करते हो और उसके बाद में पब्लिक कमेंट में जाके एक बार के लिए क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दिया करो भी सर हमें क्लास ऐसी लगी, अच्छी बुरी, वो मुझे सब एक्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप मुझ में कमियां नहीं निकालोगे थोड़ी बहुत तो उसमें सुधार कैसे करवाऊंगा, मैं निखरूंगा कैसे, है ना? वही वाली बात होती है। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ भी मैं कोई कमी ना रखूँ आपके लिए। दरबारी दोस्तों लिखिएगा उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जो है दोस्तों इसकी रचना मिलती है कुवल्यमाला। अब कुवल्यमाला दोस्तों किसका ग्रंथ है सर? ये सर उद्योतन सूरी का ग्रंथ है। कुवल्यमाला में आप कहोगे सर इस ग्रंथ में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक मरु भाषा है। क्या है दोस्तों? मरु भाषा है। इस ग्रंथ की रचना दोस्तों ध्यान रखिएगा सर 835 विक्रम संवत में होती है। विक्रम संवत, तो आप कह सकते हो दोस्तों सर इससे आप जो है आइडिया लगा सकते हो भी सर इस कुवल्यमाला की रचना उद्योतन सूरी ने कब की? ईस्वी संवत में 57 ईयर जो आगे चले जाना, है ना। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए, दरबारी जो आता है दोस्तों इसका आता है जिनसेन सूरी। क्या नाम आता है दोस्तों? जिनसेन सूरी। और जिनसेन सूरी की बात की जाती है, गौर से सुनना, जिनसेन सूरी जो है वो दरबारी है दोस्तों, याद रखना। किसका दरबारी है सर? ये वत्सराज का दरबारी है। जिनसेन सूरी ने दोस्तों याद रखना है हरिवंश पुराण लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? हरिवंश पुराण की रचना। तो हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना करने वाला कौन हो गया? जिनसेन सूरी हो गया। क्लियर है क्या? वत्सराज के काल में दोस्तों वल्ली प्रबंध लेख की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? वल्ली प्रबंध लेख की रचना। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि सर सब पहले देखा आपने उद्योतन सूरी का ग्रंथ कुवल्यमाला, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और एक भाषा कौन सी है? मरु भाषा, यानी कि मरु शब्द का उल्लेख भी दोस्तों कुवल्यमाला से सर्वप्रथम प्राप्त होता है। दूसरा दरबारी उसका जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी की बात की जाती है दोस्तों, तो वो दोस्तों उसने हरिवंश पुराण लिखा है, और वल्ली प्रबंध लेख की रचना भी दोस्तों वत्सराज के काल में होती है। तो यहां तक दोस्तों वत्सराज के बारे में बातें समाप्त हो जाती है, और इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों अपने नागभट्ट द्वितीय। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय। शाबाश। तो सभी विद्यार्थी यहां तक जो है वो समझ गए होंगे, तो एक बार सभी विद्यार्थी डनाडंडन कर दीजिए भाई, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है अपना वो क्या रहता है? नेक्स्ट रहेगा दोस्तों नागभट्ट सेकंड का काल। किसका रहेगा दोस्तों? नागभट्ट सेकंड का काल रहेगा। तो नागभट्ट सेकंड आपको क्या कहेगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात है, सुन लीजिएगा। नागभट्ट सेकंड, सबसे पहले उसकी उपाधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपने उपाधि पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बकुला अभिलेख दोस्तों उसको उपाधि देता है, और ग्वालियर अभिलेख भी उसको उपाधि देता है। दोनों अभिलेखों से दोस्तों किसके बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है? नागभट्ट द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा नागभट्ट द्वितीय। सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय की उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा। तो दोस्तों ये जो उपाधियां है वो किसके अनुसार है? ये सर बकुला अभिलेख के अनुसार है, ध्यान रखिएगा।
किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? ये बकुला अभिलेख से जानकारी मिलती है। जबकि बात आती है दोस्तों यहाँ पर कर्ण की, तो कर्ण कहा जाता है दोस्तों इन्हें ग्वालियर अभिलेख में। किसमें कहा जाता है? ग्वालियर अभिलेख में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों क्या कहा जाता है? इन्हें कर्ण कहा जाता है। जबकि प्रतिहारों का कर्ण दोस्तों दानशीलता के कारण कक्कुक को कहा जाता है। यहाँ पर ये जो है वो कौन है दोस्तों? वो है नागभट्ट सेकंड। क्लियर है क्या? नागभट्ट सेकंड को दोस्तों नागावलोक भी कहा जाता है। जिसे नागभट्ट प्रथम को कहा था ना, वैसे ही आपने इसको भी दोस्तों नागावलोक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके काल में दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष कुछ कैसे रहता है, और से सुनना। त्रिपक्षीय संघर्ष इसके काल में दोस्तों समाप्त भी हो जाता है। आप लिख सकते हो अभी नागभट्ट द्वितीय के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो जाता है। देखिए किस तरीके से, वापस से वही डायग्राम। सर यहां पर कौन होंगे? प्रतिहार याद हो गए होंगे अब तक तो। यहां पे कौन होंगे सर? पाल होंगे। यहां पे कौन होंगे सर? राष्ट्रकूट होंगे। होंगे या नहीं होंगे? दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट का शासक था दोस्तों जिसका नाम था गोविंद तृतीय। क्या नाम था? गोविंद तृतीय। प्रतिहारों का दोस्तों नागभट्ट सेकंड, और सर पाल वंश का था धर्मपाल। इससे पीछे जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाल वंश का कौन था? धर्मपाल था। मैंने आपको लिखवाया भी था भी सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कन्नौज है। कन्नौज का शासक जो था कौन था सर? चक्रायुद्ध, सॉरी इंद्रायुद्ध था। इंद्रायुद्ध की जगह दोस्तों धर्मपाल उस पर अटैक करके जो है वहां पे शासन उसके भाई को दिला देता है, और उसका नाम क्या है दोस्तों? चक्रायुद्ध है। क्या नाम है दोस्तों? चक्रायुद्ध। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सर कन्नौज में चक्रायुद्ध है, पालवंश में धर्मपाल है, प्रतिहारों में नागभट्ट सेकंड है, और सर राष्ट्रकूट में गोविंद तृतीय है। अब सर क्या करता है? सबसे पहले सर गोविंद तृतीय और सर इनमें से बात की जाती है तो ये बंदा करेगा सबसे पहले यहां पर अटैक। किस पे करेगा? गोविंद तृतीय पे अटैक करेगा। कहा जाता है दोस्तों गोविंद तृतीय की यहां पे हार होती है और चक्रायुद्ध यहां पे जीत जाता है। क्लियर है क्या? अब इस बात का पता चला किसको? नागभट्ट को। अब नागभट्ट ने दोस्तों किस पे अटैक किया? कन्नौज पे अटैक किया, और कन्नौज पे अटैक करने के बाद में प्रतिहारों में कौन? प्रतिहार जीत गए, और सर यहां पर चक्रायुद्ध जो है वो क्या हो गया? पराजित हो गया। अब चक्रायुद्ध की सहायता इधर किसने की थी? पहले धर्मपाल ने की थी। तो अब सहायता मांगने के लिए चला गया किसके पास में? ये लो जी, धर्मपाल के पास में। अब धर्मपाल जी जाएंगे, किस पर अटैक करेंगे? ये लो प्रतिहारों पर। प्रतिहारों पर अटैक किया, प्रतिहार जीत गए, धर्मपाल जी हार गए यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो यानी कि सर ये अटैक था फर्स्ट, ये अटैक था दोस्तों सेकंड, ये अटैक था सेकंड, और ये अटैक है दोस्तों थर्ड अटैक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको। तो सर फर्स्ट गोविंद ने सर इस पे किया, फिर इसने सर नागभट्ट प्रथम ने चक्रायुद्ध पे किया। अब यहां पे मैं एक बात लिखवा देता हूं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोस्तों वत्सराज ने भी सर किस पर अधिकार किया था? कन्नौज पर किया था, लेकिन उस बंदे ने राजधानी नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि ध्रुव प्रथम सर आ गया था वापस से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध व पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और राजधानी बनाई। क्या बनाई दोस्तों? राजधानी बनाई। तो ये सब बात रहती है दोस्तों किसकी? नागभट्ट सेकंड की। तो नागभट्ट सेकंड ने राजधानी बना डाली है किसको? कन्नौज को। क्लियर है क्या? सबसे पहले उपाधि याद रखना है, उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष जो क्या करता है दोस्तों? समाप्त भी होता है इसके काल में। क्लियर है? नेक्स्ट सर इसके बाद में इसने क्या किया? कन्नौज को क्या बना दी? राजधानी बना दी। अब दोस्तों बात आती है इनकी दरबारी की, सबसे इंपॉर्टेंट। इनका जो दरबारी था जिसका नाम मिलता है दोस्तों चंद्रप्रभ सूरी। क्या नाम मिलता है? चंद्रप्रभ सूरी। अब चंद्रप्रभ सूरी ने दोस्तों क्या लिखा? प्रभावक चरित्र लिखा। प्रभावक चरित्र।
ये प्रभावक चरित्र ग्रंथ जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रप्रभ सूरि के द्वारा लिखा गया है। किसके काल में दोस्तों? नागभट्ट सेकंड के काल में। नागभट्ट सेकंड की बात की है दोस्तों आपने तो चंद्रप्रभ सूरि आया। अब दोस्तों जिनसेन सूरि किसके दरबार में था? वत्सराज के दरबार में था। तो यहां पर सारी बातें यहां पे क्या हो जाती है सर? कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कहा जाता है दोस्तों, इसी प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार सॉरी तबीयत बिगड़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पूरा करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो प्रभावक चरित्र जो ग्रंथ है दोस्तों, इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार 833 ईस्वी में नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में समाधि ली। क्या ली दोस्तों? गंगा नदी में समाधि ली। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, अच्छे से लिखना। नदी पूछी जा सकती है, कौन सी नदी में समाधि ली थी नागभट्ट सेकंड ने? तो आप कहोगे दोस्तों गंगा नदी। तो ये दोस्तों नागभट्ट सेकंड की 4-5 बातें हैं, आपको याद रखनी है। फटाफट से यहां तक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने मिहिर भोज की तरफ। शाबाश। तो मिहिर भोज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो 836 से लेकर लगभग 85 तक दोस्तों शासन करता है प्रतिहारों में। तो यहां तक सभी का क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो नागभट्ट सेकंड के बाद में यहाँ पे इसका पुत्र आता है दोस्तों, जिसका नाम मिलता है दोस्तों रामभद्र। रामभद्र को दोस्तों उसका बेटा जो है मिहिर भोज वो मार देता है। तो मिहिर भोज दोस्तों प्रतिहारों का क्या हो गया? पितृहंता शासक हो गया। एक प्रश्न आपका ये बन गया भी, रामभद्र आएगा। रामभद्र दोस्तों 3 साल तक 33 से लेकर 36 तक शासन करेगा और उसके बाद में दोस्तों मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी और पिता का नाम क्या था? रामभद्र था। अब मिहिर भोज सर पिता को मारने वाला तो पितृहंता होता है और पितृहंता शासक जो बना था, कौन बना था दोस्तों? मिहिर भोज बना था। हालांकि दोस्तों मिहिर भोज को तो हिंदुओं की दीवार कहा जाता है, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को कहा जाता है। इसके काल में दोस्तों सुलेमान आया था, जिसने दोस्तों हिंदुओं की दीवार कहा था। किसको? मिहिर भोज को कहा था। अभी पढ़ा देते हैं सारी बातें, डोंट वरी। मिहिर भोज 836 से लेके 885 ईस्वी तक शासन रहता है। अब इसके बारे में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों उपाधि। उपाधि कहा जाता है दोस्तों इसे आदि वराह की उपाधि है। दूसरी दोस्तों इसके पास में है प्रभास पाटन, प्रभास पाटन की। ठीक है दोस्तों, ये आदि वराह की उपाधि इसे मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। किससे मिलती है दोस्तों? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। क्योंकि यहां पर ये 2-2 4-4 बातें हैं, सिर्फ याद करने वाली है। सिर्फ आप इसको डायरेक्टली याद करना, शॉर्ट में लिखवा देता हूं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ये दोस्तों दौलतपुरा अभिलेख से, दौलतपुरा अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसकी सर? मिहिर भोज की। जबकि दोस्तों ग्वालियर अभिलेख तो मिहिर भोज का ही है। तो यहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी खोपड़ी में आया अभी। कैसा क्वेश्चन सर? मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख, प्रथम अभिलेख। ये जो सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी वाले अध्यापक जो देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे खोपड़ी में उनके भी बात आ जानी चाहिए, वरना वहां पे खोपड़ी घूम जाएगी पेपर में। प्रथम अभिलेख जो था उसका नाम था दोस्तों वराह अभिलेख। क्या था? वराह अभिलेख। वराह अभिलेख की रचना दोस्तों 893 विक्रम संवत में की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? 893 विक्रम संवत में की जाती है। और ये दोस्तों मिहिर भोज का क्या था? प्रथम अभिलेख था। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको एक बात बताई, क्या थी? इंटरेस्टिंग बात थी ना वैसे यार, है ना? क्या बता रहा था? हाँ याद आ गया। ये देखिए ना, मिहिर भोज जो था इसके पिता रामभद्र की हत्या की। इसीलिए दोस्तों मिहिर भोज को क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का पितृहंता शासक। तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, अपने पिता रामभद्र की हत्या करने के कारण मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता शासक कहा जाता है दोस्तों। तो यहां तक ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। सर क्या है? आदिवरा की उपाधि है, प्रभास पाटन की उपाधि है, प्रथम अभिलेख है दोस्तों। पिता की उपाधि जो हत्या करने के पश्चात क्या कहलाया? पितृहंता कहलाया। अब नेक्स्ट मिहिर भोज की क्या है? सर इसने चांदी के सिक्के बनवाए। क्या बनवाए? चांदी के सिक्के बनवाए। अब चांदी के सिक्के जो बनवाए उन पे क्या लिखवाया? नाम अंकित करवाया। अब वो नाम अंकित क्या करवाया? बोलिएगा श्री
मद आदि वराह। आदि वराह की उपाधि किसके पास है? बस इसी से याद रखिएगा, ये सिक्के पर लिखवाने वाला नाम क्या है? तो आदि वराह दोस्तों मिहिर भोज को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आदि वराह मंदिर दोस्तों याद रखना अर्णोराज ने निर्माण करवाया था। आदि वराह मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अर्णोराज ने। भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित दोस्तों पुष्कर में निर्माण करवाया, जिसकी मूर्ति की भगवान विष्णु की सर जहांगीर ने तुड़वा के सराना सागर झील में फेंकवा दिया था। वो आदि वराह की उपाधि कौन ले रहा है दोस्तों? मिहिर भोज ले रहा है। बात समझ में आ गई क्या? चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नाम अंकित करवाया दोस्तों श्री मद आदि वराह। क्लियर है? चांदी के सिक्के दोस्तों चौहानों में चलाने वाला शासक अजयराज, प्रतिहारों में चलाने वाला शासक मिहिर भोज। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? देखो नोट लगा के, जो ये संत जो आपको प्रवचन देते हैं ना कभी बीच बीच में, ये ऊपर कॉलम में अटका लिया करो, प्रवचन ही पेपर में आ जाएंगे, ध्यान रखना। फिर खोपड़ी में आएगी बात, बोला सर ने बताई भी थी और हमारी लापरवाही के कारण हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। और एक क्वेश्चन की कीमत उससे पूछिए जो एक क्वेश्चन से एग्जाम में सिलेक्ट होने से रह गया हो, वो बताएगा आपको एक क्वेश्चन की कीमत क्या होती है। और 1 सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो एथलीट है और जो रनिंग कर रहा है, भाग रहा है दौड़ के अंदर, और वो सर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की दौड़ थी और उसमें दोस्तों 1 सेकंड लेट हो गया, यानी कि वो 10 में पहुंचना था और वो 11वीं सेकंड पहुंचा था, और वो क्या आया? सेकंड आया। और वो उससे पूछिए आप जो है 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें दोस्तों आप सेकंड की जो है कीमत है या कुछ और कीमत है, वो कीमत उसी से पूछनी चाहिए जिसने उस चीज़ को खोया हो। क्लियर है क्या? उस चीज़ की वजह से कुछ खोया हो या उस चीज़ को ही खोया हो, तो वो आपको जो है उसकी कीमत सही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो मिहिर भोज की सर उसमें मैं कहा सर अरबी यात्री कौन आया था? अरबी यात्री सुलेमान आया। कौन आया दोस्तों? सुलेमान आया था। किसके काल में आया था सुलेमान दोस्तों? मिहिर भोज के काल में आया। और सुलेमान ने मिहिर भोज को हिंदुओं की दीवार कहा है। क्या कहा है दोस्तों? हिंदुओं की दीवार कहा है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हिंदुओं की दीवार कहने वाला शासक कौन हो गया दोस्तों? सॉरी, व्यक्ति कौन हो गया? सुलेमान हो गया, जिसने दोस्तों किसको कहा है? मिहिर भोज को सर हिंदुओं की दीवार कहा गया है। सर मिहिर भोज को इस संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता दोस्तों ग्वालियर अभिलेख में मिलता है, बर्गरमा अभिलेख में मिलता है दोस्तों। बर्गरमा अभिलेख लिख लीजिएगा शब्द ना। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता किसे कहा जाता है? सर किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। एक तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये बता रही है, एक बर्गरमा अभिलेख बता रहा है दोस्तों भी सर मिहिर भोज को क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा जाता है मेरे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मिहिर भोज के बारे में लास्ट एक नोट लगा के एक लाइन लिख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा। लिखनी क्या है आपको? लिखिएगा मिहिर भोज ने, स्टार्टिंग से लिखे, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा सेकंड या कृष्णा द्वितीय, कृष्णा सेकंड ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिख लो रे, 6ठी क्लास के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता आपको भी। ये लो, कृष्णा सेकंड व पाल वंश के शासक देवपाल, पाल वंश के शासक देवपाल को पराजित किया, ऐसे लिख लो सिर्फ ही, पराजित करके मत लिखो, पराजित किया। देवपाल व नारायणपाल 2 थे, इन दोनों को पराजित किया। कोई ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, वैसे लिख लो आप यार। इसके बाद में दोस्तों आता है शासक महेंद्रपाल प्रथम, और महेंद्रपाल प्रथम में दोस्तों एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, राजशेखर। और इसके बाद में महिपाल आएगा, उसके दरबार में भी राजशेखर। तो दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। शाबाश। अब महेंद्रपाल प्रथम के काल में दोस्तों राजशेखर जो था, राजशेखर ने दोस्तों काफी सारी रचनाएं लिखी थी। काफी सारी रचनाएं दोस्तों मैं आपको अभी पढ़ाने जाऊंगा। सारी की सारी रचनाएं दोस्तों याद रख लेना ढंग से, क्योंकि उससे सर प्रश्न आते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी 1 मिनट साफ कर लेता हूं मैं इसको। किसकी आई? महेंद्रपाल प्रथम की आई। देखो महिपाल नहीं है, ये महेंद्रपाल है, महिपाल बाद में आता है।
ठीक है ना सर। ये जो महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल, अब दोस्तों इसका सबसे पहले आपको याद रखना है दरबारी। यही दरबारी दोस्तों राजशेखर यही दोस्तों किसके दरबार में होगा? महिपाल के दरबार में होगा। किसके दरबार में होगा दोस्तों? महिपाल के दरबार में होगा नेक्स्ट शासक। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर, राजशेखर की बात की जाए तो राजशेखर ने दोस्तों रघुकुल चड़ामणि किसको कहा है सर? ये रघुकुल चड़ामणि किसने कहा है सर? ये दरबारी राजशेखर ने। किसको कहा है सर? ये महेंद्रपाल प्रथम को। तो आप लिखोगे क्या? राजशेखर द्वारा रघुकुल चड़ामणि किसे कहा गया? महेंद्रपाल को। सर निर्भय नरेश भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? निर्भय नरेश कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? महेंद्रपाल को। सर दरबारी राजशेखर जो है उसने सर रघुकुल चड़ामणि की उपाधि दी है। किसको सर? महेंद्रपाल को। जबकि देखा जाए दोस्तों रघुकुल चड़ामणि किसको है? सर महेंद्रपाल को है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों याद तो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। मुकुटमणि दोस्तों ये भी इसका दरबारी है और सर राजशेखर इसका भी दरबारी है। दोनों शासक है दोस्तों। ये महिपाल बाद में है, महेंद्रपाल पहले है। क्लियर है क्या? तो महेंद्रपाल और महिपाल। सर रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि किसके पास है दोस्तों? महिपाल के पास में। लेकिन रघुकुल चड़ामणि की उपाधि किसके पास में है दोस्तों? ये है महेंद्रपाल के पास में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है दोस्तों आर्यवर्त का महाराजाधिराज। एक उपाधि और आती है आर्यवर्त का महाराजाधिराज। वो किसे कहा जाता है? वो इसे कहा जाता है आर्यवर्त का महाराजाधिराज। किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो महिपाल को कहा जाता है। अब बात आती है राजशेखर की रचनाएं, और यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हो रचनाएं। वो क्या कौन कौन सी है? तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले यहां पे मैं बता देता हूं सर, इनकी एक तो है बाल रामायण, एक है सर बाल रामायण, एक है सर बाल भारत। सबसे पहली कौन सी लिख रहा हूं मैं? ब्लू पेन से लिखेंगे अपने साहब। मोस्ट है दोस्तों, याद रखना। एक है बाल रामायण, एक दोस्तों बाल भारत, एक दोस्तों कर्पूर मंजरी। राग मंजरी नहीं है, ये कौन सी है दोस्तों? कर्पूर मंजरी है। एक है दोस्तों विदशाल भंजिका, भंजिका। तो एक बार बोल के देखिएगा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका। फिर उसके बाद में दोस्तों भुवन कोश हर विलास, भुवन कोश हर विलास, भुवन कोश इधर लिखता हूं दोस्तों, भुवन कोश हर विलास, भुवन कोश हर विलास। ये किसकी होगी दोस्तों? भुवन कोश और हर विलास। एक बार फिर से बोलिएगा, बाल रामायण, बाल भारत, बाल रामायण, मेरे साथ साथ बोलना, याद हो जाएगी। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, भुवन कोश हर विलास। और नेक्स्ट आती है दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है काव्य मीमांसा। क्या आती है दोस्तों? काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रचना है राजशेखर की, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं दोस्तों महिपाल, ये महिपाल शासक है दोस्तों, महिपाल प्रथम है। ये भी महेंद्रपाल प्रथम, और इसके आगे भी आप महिपाल प्रथम लगा सकते हो, ठीक है ना। ये महिपाल प्रथम है, ठीक है। महिपाल प्रथम जो था, ध्यान रखना, इसके काल में दोस्तों एक अरबी यात्री आया था, अरबी यात्री, ये थोड़ा सा याद रखना। अरबी यात्री आया था अल मसूदी, क्या नाम था उसका? अल मसूदी। उस सॉन्ग में अल मसूदी है ना, वो वाला अल मसूदी है। सुलेमान आया दोस्तों किसके काल में? मिहिर भोज के काल में। अल मसूदी आ रहा है दोस्तों, एक शासक महेंद्रपाल गया, उसके बाद में महिपाल प्रथम के काल में आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और दोस्तों प्रतिहारों का अंतिम शासक जो है वो यशपाल रहता है। अंतिम शासक यशपाल,
अब इस पे कहा जाता है दोस्तों गहड़ वालों द्वारा दोस्तों यशपाल को पराजित करके वहां पर दोस्तों कन्नौज की भूमि पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार क्या कर लिया जाता है। लगभग 11वीं शताब्दी के अंदर जो है यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्रतिहारों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। क्लियर, लगभग 1036 ईस्वी के करीब अपने बात की जाती है। तो सर अंतिम शासक जो यशपाल था, यशपाल को पराजित किया था दोस्तों गहड़ वालों ने, और गहड़ वालों ने पराजित करके दोस्तों कन्नौज की भूमि पर अधिकार कर लिया था। जैसे कि आपने 12वीं शताब्दी में पढ़ा ही था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़ वाल और उसकी पुत्री संयोगिता। तो दोस्तों इसी के साथ होता है अपना समाप्त। एक बार के लिए रिपीट कर देता हूं मैं, महेंद्रपाल प्रथम को कहा जाता है दोस्तों रघुकुल चड़ामणि। क्या कहा जाता है दोस्तों, रघुकुल चड़ामणि। लेकिन रघुकुल मुकुटमणि किसे कहा गया, महिपाल। दोनों में कंफ्यूजन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महेंद्रपाल बड़ा है नाम लिखने में, महिपाल से तो पहले आएगा। क्लियर है क्या। लेकिन चड़ामणि क्या है सर, मुकुटमणि से छोटा है, तो सर पहले इधर छोटा नाम आएगा। तो बड़े के साथ छोटा और छोटे के साथ बड़ा रहेगा, तो आप जो इसको पहचान सकते हो। निर्भय नरेश कहा जाता है आर्यवर्त का महाराजा धीराज, इसे कहा जाता है दोस्तों महिपाल प्रथम को कहा जाता है। ये दोनों उपाधियां दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये रघुकुल मुकुटमणि राजशेखर ने सर महिपाल को कहा, और सर ये जो है इसने राजशेखर ने महेंद्रपाल को कहा था। रचनाएं दोस्तों बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, भुवन कोश, हर विलास और काव्य मीमांसा। एक बार बोल के देखिएगा, बहुत इजी है। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विदशाल भंजिका, विदशाल भुवन कोश, हर विलास और काव्य मीमांसा, ये सारी दोस्तों किसकी है, राजशेखर की है। तो इसके साथ दोस्तों अपना गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समाप्त किया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं कीजिएगा। पूरे जोश के साथ पढ़ाया, गला हालांकि मेरा बैठा हुआ था, फिर भी जो है मैंने सोचा जोश के साथ नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी पहचान नहीं होगी, क्योंकि अजय सर कभी जो है बिना जोश के पढ़ाते नहीं है ना। तो वही बात है दोस्तों, इसी जोश के साथ में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जिस भाई बंधु ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अजय जी के हब नाम से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहां से आपको क्या है, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी रहती है वो आपको वहां पे मिलती रहती है। कई बार जो है क्वेश्चन के लिए भी टाइम जो मिल जाता है, तो क्वेश्चन भी वहां पे आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो अच्छी सी वीडियो के साथ नहीं मिलेंगे अगले जो है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना दोस्तों। मेरी मेहनत के लिए इतना सा मांगता हूँ मैं आपसे भी, आप कमेंट करके जरूर जाया करो भी सर हमें बहुत बढ़िया समझ में आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो इन चीज़ के अंदर, बाई चांस कोई गलती से मैंने कुछ गलत लिख दिया हो, तो भी आप जो है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ सकते हो, है ना। तो उसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लाई आपको मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं आज कल के नई वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।